हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। विस्कोसिटी भी एक तरह का प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, इसके बारे में जानेंगे। इसके जानने के पहले एक चीज़ समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ग्लास में वाटर है और दूसरे ग्लास में सेम अमाउंट ऑफ ऑयल है, ठीक है। तो एक में पानी है और एक में तेल है और अमाउंट दोनों का सेम है और दोनों को मैंने सेम फोर्स लगा करके फेंक दिया। तो अगर मैं फेंकूँगा तो क्या दोनों एक जगह पर जाके रुकेगा? ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली वाटर ज़्यादा दूर जाएगा, ऑयल आपका कम दूर जाएगा। ऐसा तो जो फ्लूइड आगे तक ट्रेवल किया है उसकी विस्कोसिटी कम होगी और जो पीछे रह गया है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये कम और ज़्यादा ये कैसे पता चल रहा है, इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। विस्कोसिटी को हम म्यू से नोटेशन देते हैं, म्यू से नोटेशन देंगे, ठीक है। तो विस्कोसिटी है क्या, पहले उसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कीजिए एक रेस्ट प्लेट है, मतलब क्या प्लेट है जो कि फिक्स्ड है। इस पर मैं हवा को ब्लो कर रहा हूँ, तो ये एयर है जो कि पार्टिकुलरली किसी वेलोसिटी से आ रहा है, मान लीजिए v वेलोसिटी से आ रहा है और इस प्लेट पे टच करता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। तो जब ये टच करेगा तो इस जस्ट इसके नियर सरफेस पे जो सबसे नियरेस्ट टू दिस सरफेस होगा, वहाँ पर इस जो विंड की या फिर एयर की जो वेलोसिटी होगी डैट विल बी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन में है जो प्लेट है और उसके ऊपर में जो हवा जस्ट बह रही है वो भी इसकी कांटेक्ट में आने की वजह से वो भी रेस्ट में आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। अब फिर जैसे जैसे वो ऊपर उठेगा तो वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, बट थोड़ी सी जो बढ़ेगी बट वो भी नीचे वाले सरफेस के रेस्ट होने की वजह से थोड़ी सी कम होगी। क्यों? क्योंकि वो हवा को पीछे की तरफ खींचेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगेगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन है। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए ये फिक्स्ड सरफेस है और ये आपका ब्लोइंग फ्लूइड है, मतलब एयर है, तो यहाँ से अगर ये पास कर रहा होगा तो इसके कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा। और फोर्स कैसा होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसी के टेंजेंट होगा, इस सरफेस के टेंजेंट होगा। और ये इसको बोलेंगे क्या कि ये शियर फोर्स है। क्या कर रहा है? ये शियरिंग कर रहा है। शियरिंग कर रहा है मतलब क्या कि ये इस तरह का होगा मोशन। तो जब ये शियर होगा तो शियरिंग की वजह से ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है तो इसको बोल सकते हैं कि ये शियर फोर्स का नेचर होगा। ये लगेगा कहाँ पे? ये लगेगा उसी सरफेस के अलोंग जिस सरफेस पे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, या फिर यहाँ पर एयर है तो एयर का फ्लो हो रहा है। तो जब वो लगेगा तो ये नेचर कैसा होगा फ्लूइड के ऊपर जो लग रहा होगा वो डेफिनेटली अगर मोशन इस तरफ है तो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कि अपोजिट डायरेक्शन में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो अब क्या होगा कि जब आगे वाला फ्लूइड जब आगे की तरफ मूव करना चाह रहा होगा तो पीछे वाला जो नीचे वाला फ्लूइड है वो उसको रोकेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में रोकेगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। फिर आगे वाला फ्लूइड और आगे बढ़ना चाहेगा, बट आगे वाला पीछे वाला फिर से रोकेगा नीचे वाला, तो वो उसकी वजह से वेलोसिटी कम हो जाएगी। फिर आगे वाला और आगे बढ़ना चाहेगा बट नीचे वाला जो फ्लूइड है उसको रोकेगा, तो इतने नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा क्या कि अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वेलोसिटी मिलेगा। तो अलग अलग वेलोसिटी मिलेगा तो शुरुआत में आपका वेलोसिटी जो था डैट विल बी ज़ीरो, और ज़ीरो से जब शुरू होगा तो ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़ता चला जाएगा, तो इसी तरह से बहुत दूर जब चला जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो इस तरह से एक वेलोसिटी का ग्रेडियंट बन रहा है। ग्रेडियंट मतलब क्या कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, मान लीजिए ये वाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है, तो वाई डायरेक्शन में आप जब बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ रही है। मान लीजिए यहाँ पर v वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर मैं एनालाइज करूँ तो यहाँ पे यहाँ का मैं मान लीजिए कि मैं देखना चाहता हूँ इनलार्ज करके कि क्या हो रहा होगा। तो ये वाला पोजीशन को मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके देखता हूँ कि कैसा हो रहा होगा। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा होगा। ये छोटा सा एलिमेंट को मैंने बाहर ले लिया और ये चूंकि ये y डिस्टेंस है तो y डिस्टेंस अगर ये पूरा है तो ये छोटे से डिस्टेंस को मैं dy बोल सकता हूँ,
क्योंकि ये y के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो इसको मैं dy बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये जो है नीचे वाला ये वेलोसिटी है, तो नीचे वाले सरफेस का वेलोसिटी मान लीजिए u मान रहा हूँ, और ऊपर वाले वेलोसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा आगे निकल चुका होगा, लेकिन चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा आगे नहीं गया होगा। तो आपके पास नेट जो यहाँ पे बढ़ रहा है कि u से थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, तो du बोल देते हैं कि du से आगे बढ़ गया होगा। अच्छा, ये जब du से आगे बढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस है। मुझे अगर ये डिस्टेंस चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है आपके पास। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है आपका? यहाँ पर स्पीड है du स्पीड है, और यहाँ पर टाइम कितना है? मान लीजिए dt टाइम लग रहा है, तो du इंटू dt ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस आपका du इंटू dt हो गया। ठीक है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना था? dy। तो इस एंगल को मैं d थीटा बोल रहा हूँ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखो tan d थीटा हम लिख सकते हैं क्या? tan d थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये डिस्टेंस, ये du dt अपॉन ये डिस्टेंस बेस क्या है? dy। ठीक है, और ये d थीटा, अगर ये एलिमेंट बहुत छोटा है ऐसा हम देख रहे हैं, तो इसमें जो एंगल बन रहा होगा वो तो और छोटा होगा। तो d थीटा अपने आप में बहुत छोटा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि tan d थीटा इज d थीटा du dt अपॉन dy। तो यहाँ से d थीटा अपॉन dt लिख सकते हैं du बाई dy। ठीक है, तो यहाँ से ये जो रिलेशन आया है इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन एंगुलर डिफॉर्मेशन। और ये क्या है? वेलोसिटी का ग्रेडियंट बना है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन एंगुलर डिफॉर्मेशन जो बराबर होगा किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट के। और ये एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ क्यों? क्योंकि आगे वाला फ्लूइड आगे जाना चाह रहा था, बट नीचे वाला फ्लूइड उसको रेसिस्ट कर रहा था पीछे की तरफ। तो विस्कोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू अनदर लेयर ऑफ द फ्लूइड। मतलब क्या कि एक लेयर दूसरे लेयर पे जो रेसिस्टेंस लगाता है, और चूंकि ये इंटरनली हो रहा है, फ्लूइड के अंदर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कि इंटरनल रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस भी कैसा है? रेसिस्टेंस भी शियर फोर्स वाला लग रहा है, तो ये शियर रेसिस्टेंस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय one layer of fluid to other layer। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो एक यहाँ पे टर्म है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़ेंगे शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन होता है, इसको थोड़ा सा बेसिक्स है, समझ लीजिए कि जैसे स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन क्या होता है? होता है दो तरह का होता है, एक नॉर्मल होता है, एक शियर होता है। नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स लगाऊं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, तो इलोंगेट हो जाएगा तो शेप में क्या, इसके साइज में चेंजेस आया, तो साइज चेंज होता है। ठीक है, बट मान लीजिए कि मैं एक बॉडी ले रहा हूं और उसके टॉप मोस्ट सरफेस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया। ठीक है, तो ये फोर्स क्या करेगा? इसको शियर करेगा। जैसे मैंने भी बताया कि ये ऊपर का सरफेस है और इसको ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है? शियर क्रिएट कर रहा है। तो ये शियर फोर्स क्या करेगा? इसको शेप को डिस्टॉर्ट कर देगा।
तो ये शेप इसका बाद वाला ऐसा होगा, तो इसको बोलते हैं कि चेंज इन व्हाट शेप। तो याद रखना है कि शियर स्ट्रेन जब भी होगा तो शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल स्ट्रेन है तो साइज चेंज होता है। तो इसका जो शियर स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं कि जो मान लीजिए, यही फिर से फिगर बना रहा हूँ, इस पे फोर्स F लगा तो इसकी वजह से डिस्टॉर्ट होने की वजह से इसका शेप बदल गया और ये शेप थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया, ठीक है। तो इनिशियली जो था ये दोनों परपेंडिकुलर थे, ये एंगल परपेंडिकुलर थे, फिर क्या है कि बाद में ये डिस्टॉर्ट होने की वजह से, शेप डिस्टॉर्ट होने की वजह से ये एंगल चेंज हो गया। तो शियर स्ट्रेन को डिफाइन कैसे करते हैं, एंगल बिटवीन द टू लाइन सेगमेंट विच वर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इनिशियली, ठीक है। तो पहले क्या थे, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, बट अब क्या हो गया, शेप डिस्टॉर्ट होने की वजह से अब यहाँ पर एक एंगल बन गया। तो मान लीजिए इसको मैं गामा बोल रहा हूँ, तो यहाँ से एंगल जो बना, तो अब क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं 10 गामा लिखूँ तो 10 गामा क्या लिख सकते हैं, पहले जो डिस्टॉर्ट हुआ, मान लीजिए डिस्टॉर्ट डेल्टा हुआ और ये लेंथ L था, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा अपॉन L जो है इज़ द 10 गामा। देखिए ना, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है, तो यहाँ से आपका ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो डेल्टा अपॉन L, और ये यहाँ से आप गामा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने किया है कि चेंज इन लेंथ अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ था, ठीक है, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा अपॉन ओरिजिनल लेंथ L हुआ। तो अगर इसको आप कंपैरिजन करो इसको और इसको, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम कुछ सिमिलर नहीं बन रहा है, ये ऐसा और ये ऐसा, ये भी राइट एंगल है और ये भी सिमिलर जैसा बन रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये गामा जो है डेल्टा थीटा के बराबर होगा। तो अगर ये बराबर होगा तो डेल्टा थीटा को हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा क्या है, अगर डेल्टा थीटा गामा के बराबर है तो गामा क्या है, गामा है शियर स्ट्रेन, ये है आपका शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर मैं गामा को बराबर कर दूं डेल्टा थीटा के, और ये लिख सकते हैं क्या कि डेल यू डेल टी बाई डेल वाई, तो यहाँ से अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ से आ जाएगा गामा अपॉन डेल टी, डेट विल बी इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आया है, ये आपका शियर स्ट्रेन है, और ये क्या है, ये रेट बताता है। तो आप क्या बोल सकते हो कि दिस टोटल विल बी व्हाट, कि दिस इज द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। और ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, अभी मैंने बता दिया था, ऊपर में मैंने लिख रखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर चेंज इन एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये सारे टर्म एक जैसे हैं और ये सब का रिलेशन किससे है, विस्कोसिटी से। तो ये क्या, तो ये तीनों टर्म आपस में बराबर हो गए हैं, ये मैं बोल सकता हूँ कि तीनों टर्म जो है आपस में बराबर हैं। तो इनके हेल्प से हम विस्कोसिटी को डिफाइन करेंगे। विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, शियर स्ट्रेस कैसे डेवलप हो रहा होगा, ये शियर फोर्स है, जो शियर फोर्स लग रहा है मतलब जिस भी डायरेक्शन में, तो शियर फोर्स अगर लग रहा होगा तो उसको एरिया से अगर डिवाइड करेंगे तो शियर फोर्स का एरिया से डिवाइड करने के बाद क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो जो शियर स्ट्रेस होगा मतलब क्या कि फोर्स, शियर फोर्स अपॉन एरिया, शियर एरिया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये डिफिनीशन है। तो ये इस लॉ के थ्रू क्या होता है कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी है तो प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं इक्वेट करूं तो यहाँ पर टर्म आता है म्यू, और यहाँ पे जो म्यू है दैट इज व्हाट, विस्कोसिटी। तो ये इसको हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं।
विस्कोसिटी या फिर सिंपली विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो आप ये क्या बोलोगे कि जो शियर स्ट्रेस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के, या फिर बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, या बोल सकते हैं कि चेंज इन एंगुलर डिफॉर्मेशन के। तो अगर मैं इक्वेट करूं तो यहाँ पर विस्कोसिटी का टर्म आता है। तो यहाँ से विस्कोसिटी आपका डिफाइन हो गया क्या, विस्कोसिटी विल बी व्हाट, शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हम म्यू को डिफाइन कर सकते हैं, क्या होगा, टाउ अपॉन डेल यू बाई डेल वाई, या इसी को लिख सकते हैं टाउ अपॉन डेल थीटा बाई डेल वाई, या इसी को लिख सकते हैं टाउ अपॉन गामा अपॉन डेल टी, ठीक है। ये तीनों टर्म आपके इक्वल हैं। यहाँ पर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यहाँ पर आपका क्या है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ इन दोनों टर्म को एक साथ लाऊं तो आपको म्यू बराबर आ जाएगा टाउ अपॉन डेल थीटा बाई डेल टी। मतलब क्या कि मान लीजिए कोई फ्लूइड है, उस पर विस्कस फोर्स लग रहा है और वो यहाँ तक जा पा रहा है, इसकी वेलोसिटी यहाँ तक आ पा रही है, तो ये थीटा एंगल डेल थीटा यहाँ तक है। कोई दूसरा फ्लूइड है जिसकी वेलोसिटी इतनी हो गई और डेल्टा थीटा इसका इतना हो रहा है, तो डेल्टा थीटा को मैं डेल फाई यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये कोई पर्टिकुलर फर्स्ट फ्लूइड है, ये आपका सेकंड फ्लूइड है। तो आपको बताना है कि किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। देखिए अगर ये ज़्यादा दूर ट्रेवल किया है, मतलब विस्कस फोर्स उस पर कम लग रहा है, मतलब रेजिस्टेंस उस पर कम लग रहा है। विस्कोसिटी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसको कम मूवमेंट मिलेगा। तो जितना कम मूवमेंट हो रहा है मतलब क्या कि एंगल उतना कम होगा, और जितना ज़्यादा मूवमेंट मिल रहा है मतलब एंगल उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से समझ में आएगा कि अगर ये डेल थीटा बाई डेल टी जो है इसकी वैल्यू, यहाँ पर डेल थीटा की वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब ये विस्कोसिटी ऑफ 1 विल बी ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ 2। क्योंकि डेल थीटा की वैल्यू कम है तो विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखो डेल थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा दूर तक मूवमेंट करेगा, ऐसे भी वेलोसिटी भी इसकी ज़्यादा होगी, डेल यू की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ये कम होगा। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको गेस करना है कि कौन से फ्लूइड है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि फ्लूइड का जितना ज़्यादा मोशन होगा उतना कम विस्कोसिटी होगा, जितना कम मोशन हो रहा है मतलब उतना ज़्यादा विस्कोसिटी है। तो इस जो ऐसा फ्लूइड होगा, जैसे ये अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ये बोल सकता हूँ कि ये वाटर हो सकता है, ये आपका ऑयल हो सकता है, ठीक है। तो ऑयल आपका ज़्यादा विस्कस होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो वाटर ज़्यादा दूर तक जाएगा और ऑयल आपका कम दूर तक ही रह जाएगा। थोड़ा सा यूनिट देख लेते हैं, यूनिट ऑफ म्यू क्या होगा। तो आपको म्यू को जाने पर पहले टाउ को लिख लेते हैं। टाउ क्या है, म्यू डेल यू बाई डेल वाई, है ना, ये है। अब यहाँ पे देखिए टाउ क्या है, टाउ आपका स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस को नोटेशन किससे देते हैं, प्रेशर से। प्रेशर पास्कल होता है, तो पास्कल होगा। यहाँ पे देखिए ये आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, और ये डेल वाई एक तरह से डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में कर सकते हैं। तो ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, पर सेकेंड को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, पास्कल इंटू सेकेंड। तो आपकी इसकी आपकी यूनिट क्या आ गई, पास्कल इंटू सेकेंड। ये पहला आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा तरीका है, आप इसी को फोर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं कि टाउ जो होगा, टाउ विल बी व्हाट, शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया, म्यू डेल यू बाई डेल वाई। अच्छा, ये इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। एरिया का मीटर स्क्वायर, यहाँ से आपके पास मीटर पर सेकेंड, ये मीटर, ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड इधर आएगा, तो यहाँ से आपके पास जो आ रहा है इसका यूनिट न्यूटन सेकेंड
पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका दूसरा यूनिट हो गया। इसी तरह से केजी में भी होता है। केजी में करने के लिए क्या होगा, न्यूटन को चेंज कर दीजिए। आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स आपका न्यूटन में है तो ये आपका केजी में होगा और ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या कि आप न्यूटन को चेंज कर लीजिए। न्यूटन की जगह पे आप क्या कर लोगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू 1/मीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका ऐसा यूनिट हुआ। तो मान लीजिए सीजीएस यूनिट चाहिए। सीजीएस यूनिट मतलब क्या, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकंड। ठीक है, तो अगर आपको इसको इसमें यूनिट चाहिए तो आपका यहीं से चेंज कर लीजिए कि 1 केजी पर मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको अगर चेंज करना है तो आप कैसे लिखोगे, इसको 1000 ग्राम, 1 केजी को 1000 ग्राम, पर मीटर को कैसे लिख सकते हैं, मीटर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और सेकंड को सेकंड का ऐसा यूनिट भी सेम होता है और सीजीएस भी सेम होता है, तो आप जिसको सेकंड को जो कहते हैं लिख सकते हो। तो यहाँ से आपके पास क्या है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 10 बचेगा, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब क्या कि 1 केजी पर मीटर पर सेकंड को करते हैं। अगर इसी को अगर मैं उल्टा लिखूं तो क्या लिख सकता हूं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड को एक नाम दिया जाता है अलग से, पॉइज। तो इसको बोलते हैं पॉइज। तो पॉइज ये किसके बराबर होगा, तो 10 को इधर भेजा तो क्या होगा इधर, तो 0.1 केजी पर मीटर पर सेकंड। इसी को आप लिख सकते हो कि 0.1 पास्कल सेकंड, क्योंकि पास्कल सेकंड भी इसका यूनिट है। तो 0.1 सेकंड। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 पॉइज बराबर कितना पास्कल सेकंड होता है, तो 0.1 पास्कल सेकंड होता है, यह ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से एक और टर्म होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको न्यू से नोटेशन देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जनरली जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे इंथैल्पी टर्म जो होता है, जहाँ पर इस अगर इंथैल्पी देखेंगे कि H से बराबर होता है U + PV। बट अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, आप नहीं बता सकते कि H क्या है एग्जैक्टली। बट ये टर्म इतना फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल हुआ था कि इसको अलग से एक नाम दे दिया गया। उसी तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है कि μ/ρ ये बहुत ज़्यादा बार इस्तेमाल होता था और इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता था तो इतना यूज टू हो गया था कि इसको अलग से एक नोटेशन ही दे दिया गया। और चूंकि दोनों ही प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, विस्कोसिटी भी प्रॉपर्टी है और डेंसिटी भी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इसको एक अलग सा नाम दे दिया गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी। मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी फ्लूइड का प्रॉपर्टी होगा। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि म्यू जो होगा दैट विल बी व्हाट, रेशियो ऑफ विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगा, ये आपका केजी पर मीटर सेकेंड और ये आपका केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर तो यहाँ से यूनिट आ जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट हो गया। अगर मैं सीजीएस में बात करूं तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो इसको लिखने के लिए तरीका क्या है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को चेंज करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को आप स्क्वायर कर लो क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपके पास आ गया क्या, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको मैं इधर भेजूँ तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको एक अलग सा नाम दिया गया है स्ट्रोक।
स्ट्रोक। तो इसको लिख सकता हूँ कि ये कितना होगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यह भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने विस्कोसिटी का बेसिक्स देख लिया है। थैंक यू।